Hello everyone. As promised, I've come across with the most important video on accounting concepts and conventions. दोस्तों ये चैप्टर से MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत जबरदस्त आते हैं एंड अकाउंट्स का फंडामेंटल्स आपका स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस का चैप्टर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंड फिर एक बोलूंगा MCQs इस चैप्टर से बहुत अच्छे खासे आते हैं। तो हियर वी गो विद द चैप्टर। कैप्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं अकाउंट्स बनाते टाइम बहुत सारे जगह हम लोग को एजम्पशंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारी बातें माननी पड़ती है। अब हर अकाउंटेंट अगर अपने अपने हिसाब से अकाउंट्स बनाएगा तो अकाउंट्स विल लूज देयर कंपैरेबिलिटी, विल लूज देयर रेलेवेंस, विल लूज देयर सिग्निफिकेंस। इसीलिए दुनिया भर में कुछ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं जो कि सारे अकाउंटेंट्स वर्ल्ड ओवर एक साथ फॉलो करते हैं। क्लियर? दे आर कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस ही बोला जाता है। क्लियर? दे आर कॉल्ड गैप्स। गैप्स आर a set of accounting rules, standards and procedures. They're issued by the Financial Accounting Standards Board and the Governmental Accounting Standards Board. Basically IASB, International Accounting Standard Board, ये सबको इशू करता है। एंड हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे अभी वो सारे गैप्स के अंडर में ही आते हैं। जैसा कि है एक मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल या मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यार क्या बोलता है कि हम लोग अकाउंट्स में सिर्फ उन बातों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उन बातों को लिख सकते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। एनी ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, एनी इवेंट जिसको हम लोग पैसे में मेजर नहीं कर सकते हैं, भले ही वो कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि गुड्स डिस्ट्रॉयड फायर भी होता है, वो बिजनेस में रिकॉर्ड होता है, परचेज का, सेल का, कैश सेल हो, परचेज क्रेडिट सेल हो, सारी एंट्रीज रिकॉर्ड होती है। लेकिन अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता बिजनेस का मैनेजर का डेथ हो गया एंड वो मैनेजर बेहद इंपॉर्टेंट इंसान था हमारे बिजनेस ग्रोथ के लिए, बट उस इवेंट को भले ही वो कितना ही नुकसानदायक क्यों ना हमारे बिजनेस के लिए, उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आप एंट्री पास नहीं कर सकते लॉस कॉज बाय डेथ अकाउंट डेबिट टू मैनेजर अकाउंट, मतलब बिकॉज उसकी लाइफ का वैल्यूएशन मनी में नहीं निकाल सकते। समझ में आया? दो स्टाफ में आपस में लड़ाई हो गया, उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसके चलते ऑफिस का फर्नीचर जो डैमेज हुआ उसका मॉनिटरी वैल्यू है, उसका बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज एन इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट अ कंपनी शुड बी रिकॉर्डिंग only those transactions that can be measured or expressed in monetary terms in the financial statement. Make sense? Clear है? Let us move on to the next one, the materiality concept. मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? मेटेरियलिटी, मेटेरियल होने का यहां मतलब है सिग्निफिकेंट, मतलब इंपॉर्टेंट, मतलब क्या मायने रखता है। व्हाट इज सिग्निफिकेंट? सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहिए जो इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस है, जो मायने नहीं रखते, जो इंपॉर्टेंट नहीं, छोटी मोटी डिटेल्स है, उनको इग्नोर करो। मटेरियल। क्लियर? दैट इज फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस में आपने एक वाटर फिल्टर परचेज किया है, आपने कैलकुलेटर परचेज किया, मालूम है कैलकुलेटर 2 साल 3 साल 4 साल चलेगा भले, बट दैट डज नॉट मीन कि उसको हम लोग फिक्स्ड एसेट मान ले, बिकॉज छोटा सा अमाउंट है, 200 रुपये या 300 रुपये का कैलकुलेटर खरीदे हैं, उसको ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बोल के खत्म कर देना चाहिए। साल के एंड में आपके पास में थोड़ी बहुत स्टेशनरी बची हुई पड़ी है, अनयूज्ड है, पेन है, स्केल है, ये सब चल रहा है, अभी काम में ले रहे हैं, डेंट बचा हुआ है, ये वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करना मायने नहीं रखता है, बिकॉज दैट इज इमटेरियल। हाँ, व्हाट इज मटेरियल एंड व्हाट इज इमटेरियल, ये अकाउंटेंट का जजमेंट होता है। कोई बोलेगा नहीं भैया ये मायने रखता है, कोई बोलेगा मायने नहीं रखता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस, वो एक अलग बात है। Materiality concept is in accounting refers to the concept that all the material items should be reported properly in the financial statement. जो भी बात मायने रखती है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रॉपरली रिकॉर्ड करना चाहिए, और जो मायने नहीं रखता उसको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में पैसे में कोई कैलकुलेशन आया 534 रुपीज 25 पैसे,
अपने 25 पैसे को इग्नोर करते हैं। याद सिखाया गया है राउंड फिगर में लिखते हैं पैसा, क्योंकि आज के डेट मायने नहीं रखता है। मेक सेंस? नेक्स्ट वन, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अगर आपको दोस्तों याद हो कि हम लोग अकाउंट्स जब बनाते हैं तो एक एक साल का बनाया जाता है, 12 मंथ्स। ये 12 मंथ्स आर्बिट्रेरी पीरियड है अपने मन से। कोई जैन टू दिसंबर वाला ईयर फॉलो करता है अकाउंटिंग ईयर, कोई अप्रैल टू मार्च वाला फॉलो करता है, करो। लेकिन एक एक साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड रिमेंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दे आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक साल के पीरियड का बनाया जाता है ताकि हर एक साल के एंड में हम लोग बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालें, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन भी डालें। Got the point? The concept of periodicity states that business should report their financial position, results of operation and cash flows at regular intervals. या regular intervals कहने का मतलब है period of 1 year. Clear? Next. Accrual basis. Accrual basis क्या बोलता है दोस्तों, ध्यान में रखो। आपने जब अकाउंट्स किया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट किया होगा कि भाई अगर हमने खर्चा नहीं भी पे किया बट वो हो चुका है। जैसे आपके एक स्टाफ काम किया 1 महीना, बट आपने अभी तक उसको सैलरी नहीं दी है, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए हैं, देना तो बाकी है, देंगे तो सही, मतलब कि एक्सपेंस इनकर हो चुका है, पेमेंट नहीं हुआ है। तो एक्रुअल बेसिस ये बोलता है कि उस एक्सपेंस को बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए बाय पासिंग द एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये हम लोग क्यों एंट्री पास करते हैं? बिकॉज ऑफ द एक्रुअल। जैसे हमने गुड्स बेचा है, कैश में बेचा तो रिकॉर्ड करते ही हैं, बट अगर हमने उधार में बेचा है तो भी उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर आपने उधार में बेचा तो भी अब डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री पास करते हो एक्रुअल बेसिस। ऐसा नहीं मिला तो क्या मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने मकान मालिक को, यानी एग्जांपल्स क्यों दे रहे पता है, एमसीक्यूज इस चीज से अटेम्प्ट कर पाओगे, तो यू शुड नोट डाउन दिस एग्जांपल्स, राइट। सिर्फ वीडियो सुनो मत, हो भी उसको आप दरकार पड़े पॉज कर लो इन बिटवीन। आप जैसे अपने मकान मालिक को अपने एडवांस में अगर रेंट पे कर दिया है, मतलब साल का रेंट होना चाहिए आपका, सपोज 50,000, आपने रेंट पे कर दिया 60,000, तो साल के एंड में 10,000 एक्स्ट्रा रेंट पे किया ना, उसको एडजस्ट करने का एंट्री पास करना पड़ता है जर्नल प्रॉपर में। तो बोलते हैं प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ये प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट एंट्री हम लोग क्यों पास कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द एक्रुअल कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड द एक्रुअल प्रिंसिपल। कि सिर्फ इस एक पीरियड का, 1 साल का जो पीरियड है, उसमें जो एक्सपेंसेस इंकर हुआ है उसको ही हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेना है फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट और next. Actual accounting is a financial accounting method that allows the company to record revenue before receiving payment for goods or services sold and record expenses as and they are incurred. जैसे कि मेरे को फीस मिलनी बाकी है, हम एंट्री पास करेंगे अक्रूड फीस अकाउंट डेबिट टू फीस। तो अक्रूड फीस अकाउंट डेबिट टू फीस, या किसी से आपको इंटरेस्ट मिलना बाकी है, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, राइट। किसी से आपको एडवांस में कमीशन मिल गया है तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड कमीशन अकाउंट। All these are because of the accrual principle. And I said, do take down the examples. And दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना, बिकॉज इस वीडियो में आपको एमसीक्यू से बहुत सारा मैं ऑलरेडी कवर कर दे रहा हूं, उसके बाद एमसीक्यूज का वीडियो लेके आऊंगा, बट इस वीडियो में जो मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूं वो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब होता है चल रहा है, चलता रहेगा, हमारा बिजनेस इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा। our business will continue for indefinite। क्या मतलब है कि हम हमारा जब बैलेंस शीट बना रहे हैं एट द एंड ऑफ अ ईयर, हम जब बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बनाते टाइम में हम ये बात फॉलो करके बनाते हैं कि मेरे को मेरे बिजनेस को बंद करने का
नियर फ्यूचर में मेरा कोई इरादा, क्या मतलब है कि हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में एसेट्स को, फिक्स्ड एसेट्स को मैं कॉस्ट प्राइस पे लिखूंगा, उनके रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं लिखूंगा अगर मेरा बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है। बट अगर मेरा बिजनेस अब गोइंग कंसर्न नहीं है, कहने का मतलब क्या है कि मैंने अब इरादा बना लिया है कि अब बहुत जल्दी धंधा पानी को छोड़ देना है, बिजनेस को बंद कर देना है, तो अब जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, मैं बैलेंस शीट में मेरे फिक्स एसेट्स को उसके रियलाइजेबल वैल्यू पे लिखूंगा एंड नॉट एट द कॉस्ट प्राइस। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब बेच के कितना पैसा मिलेगा। ये सिर्फ तब करेंगे जब बिजनेस अब गोइंग कंसर्न नहीं रहा, मतलब अब बंद करना है ये सोच लिया। बट अगर ऐसा नहीं होता नॉर्मली, या जब आप बिजनेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली चलता रहेगा ना, तो हम लोग फिक्स्ड एसेट्स को बुक्स में उनके कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। क्लियर? दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न। The going concern principle assumes that any organization will continue to operate its business for the foreseeable future. कि हम अपना बिजनेस को आने वाले टाइम तक कंटिन्यू रखेंगे for the foreseeable future. That's clear, everyone? Business entity concept. Business entity concept क्या बोलता है? That business and the businessman, the owner, are two separate entities. Business अलग है, businessman अलग है। इसीलिए आपका पर्सनल ट्रांजैक्शन, मतलब क्या बिजनेसमैन का पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। आपने अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स बेचा, पैसा आपके घर में ही रह गया, आपने पर्सनल रख लिया पैसा, बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। आपका पर्सनल प्रॉपर्टी, आपका फ्लैट है, आपका मोटर कार है, आपका बिल्डिंग है, बिजनेस के बुक्स में, बिजनेस के बैलेंस शीट पे एज एन एसेट रिकॉर्ड नहीं होगा। एंड इसी प्रिंसिपल के चलते आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप जो बिजनेस में पैसा लगाते हो, कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करते हो, बिजनेस उसको एज अ लायबिलिटी ट्रीट करता है कि बिजनेस मानता है कि ये पैसा मुझे ओनर को लौटाना पड़ेगा। That is, owner is treated as a creditor for the business. कैपिटल को बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में हम बिजनेस में बैलेंस शीट में कैपिटल को लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द एंटिटी कॉन्सेप्ट। यू शुड नोट डाउन दिस थिंग। वीडियो करते करते साथ में कॉपी रखो, इस चीज को नोट करना चाहिए आपको। गॉट इट? ड्रॉइंग्स प्रोप्राइट, आप ही का बिजनेस है, आप अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो, बट उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करते हैं। एंड आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों पर्सनल अकाउंट है, एंड ये दोनों ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड व्हाई? बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर ऑफ द बिजनेस। Therefore, the accounting records for even the simplest business, that is sole proprietorship, must be kept separate from the personal affairs of the owner. Clear है? This entity concept. Consistency principle. Consistency principle क्या बोलते हैं मालूम है? कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हम जो अकाउंटिंग पॉलिसीज बेसिकली हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं ना, वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करना चाहिए, मतलब एक समान रूप से अप्लाई करना चाहिए, बार बार चेंज नहीं करते रहना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? अकाउंटिंग पॉलिसी जैसे होता है फॉर डेप्रिसिएशन, आपने नाम सुना होगा डेप्रिसिएशन। हम लोग प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब के ऊपर में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का बहुत सारा अलग अलग मेथड्स है। देयर डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डिफरेंट मेथड्स होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है, आगे जाके पढ़ेंगे और बहुत से मेथड्स है। प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड है, मशीन आवर्स मेथड है, डिप्लीशन मेथड है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? आपने अगर एक मेथड फॉलो किया है, हर साल आपको सेम मेथड फॉलो करना चाहिए। नंबर वन। वैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन को लेके बहुत सारे मेथड्स है। FIFO मेथड, LIFO मेथड, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आप एक मेथड अगर फॉलो करना शुरू किया, आपको वही मेथड बार बार फॉलो करना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंपैरेबिलिटी खत्म हो जाती है। क्लियर? लेकिन
कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का ये मतलब नहीं है दैट आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं आप अगर तीन बातें, अगर लॉ में चेंजेस हो गया है, स्टैट्यूट में चेंजेस हो गया है, देन यू कैन चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब लॉ ही चेंज हो गया, बोले नहीं अब से यही मेथड फॉलो करना है, तो आपके हाथ में नहीं। या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंज हो गया है, जैसा मैंने कहा था वीडियो में एक दो बार पहले भी, अभी फिर बोलो, नोट कीजिएगा सब कुछ, यानी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, 2x स्पीड में मत देखना दोस्तों। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में आईसीएआई इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, राइट। ये इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बदलाव कर दिया, अब आपको यही मेथड फॉलो करना है, तो आपके हाथ में नहीं है। तीसरा, अगर आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं सबूत के साथ, अभी तक हम जो मेथड फॉलो कर रहे थे तो गलत मेथड था, उस मेथड के चलते रिजल्ट मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट मतलब प्रॉफिट लॉस गलत आ रहा था, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन गलत शो हो रहा था, तो इसीलिए चेंज करना जरूरी है। तो ये तीनों में से कोई सही फैक्टर होता है ना, तब हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करें तो वो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज वी हैव टू बी। बात समझ में आया? तो मैं क्या बोल रहा था कि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये नहीं बोलता कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इन ईदर ऑफ दीज थ्री कंडीशन। अदरवाइज एक मेथड आपने जो फॉलो करना शुरू किया है, लाइक मैंने क्या बोला, डिफरेंट मेथड कई सारी जगह है, मैं अभी दो एग्जांपल दिया हूं खाली आपको, डेप्रिसिएशन एंड इन्वेंटरी वैल्यूएशन, एक मेथड फॉलो किया वही फॉलो कंसिस्टेंटली होना चाहिए आपको। क्या भैया क्लियर? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस किसे कहते हैं? कि ऐसे असम्पशंस, ऐसे प्रिंसिपल्स जिनको फॉलो करके अगर आप अकाउंट्स बनाए हैं तो वो कहीं भी डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं। कहने का मतलब हर कोई ये मानता है कि ये प्रिंसिपल तो लोग फॉलो करके अकाउंट्स बनाए ही होंगे, एंड वो तीन कौन से हैं पता है? वन इज योर गोइंग कंसर्न केसेस, यहाँ पे गोइंग कंसर्न ऐड हो जाएगा, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। अगर याद नहीं रहे इसका बहुत सिंपल सा है, GCA, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। ये तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस है। मतलब अगर ये फॉलो करके अकाउंट्स बनाए गए तो कहीं भी लिखने का जरूरत नहीं है, बट अगर ये फॉलो नहीं किया गया है, इनमें से कोई सा भी आपने फॉलो नहीं किया है, तो नोट्स टू अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद नोट्स टू अकाउंट्स होता है, उसमें अकाउंटेंट को डिस्क्लोज करना पड़ता है कि हमने इस कारण से ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड विदाउट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, या वी हैव चेंज्ड द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर सो एंड सो रीजन, एंड उसके चलते हमारे प्रॉफिट पे इतना रुपए का इफेक्ट आ रहा है, वो बताना पड़ता है। अगर आप ये तीनों फॉलो करके अकाउंट्स बनाए हैं तो उसको डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता है। मेक सेंस? इसके बाद नेक्स्ट, प्रूडेंस प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अकाउंट्स बनाते वक्त वी हैव टू बी कंजर्वेटिज्म, इसको ना कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी कहा जाता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव होकर अकाउंट्स बनाने का मतलब है दैट एंटिसिपेट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस but do not anticipate any gains. Anticipate and provide for all losses, but do not anticipate any gains. आप जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, बनाते वक्त कोई प्रोबेबल लॉस है, कोई लॉस होने वाला है, उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। बट अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है, कोई एक्सपेक्टेड गेन है, उसको आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करो, मत करो उसको आप, दैट इज अ प्रूडेंस। एंड इसी प्रिंसिपल के चलते दो बातें आप नोट करोगे, दैट stock is valid in the books, stock is valid in the books at the cost price or market price whichever is lower। इसी प्रिंसिपल के चलते stock is valid in the books at
कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। उसी तरह प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इसे नोट कर लोगे आप भी, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये सब भी इसी प्रिंसिपल के चलते बनाया जाता है कि हमारे साल के एंड में हमारे जितने डेटर्स हैं उसके ऊपर मुझे डाउट है कि शायद इसमें से लोग डूब जाएंगे, बैड डेप्ट होंगे, बट अगले साल पता चलेगा, वो तो बाद में पता चलेगा। बट अगर मुझे डाउट है, एक एस्टिमेट हम निकाल सकते हैं कि मेरे 5 लाख का डेटा में से शायद 10,000 डूबेगा, तो आई शुड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। मुझे इस साल का प्रॉफिट को घटा के उतना रुपए के प्रोविजन बना के रख देना चाहिए। ये लॉस होगा तो अगले साल, बट रिकॉर्ड उसको हम इसी साल कर ले रहे हैं, प्रोबेबल लॉस। जैसे बताए स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में जो है, हमारा खरीदा हुआ कीमत है 1 लाख रुपए, कॉस्ट प्राइस है 1 लाख। आज मैं मार्केट में बेचने जाऊं तो इसको आराम से 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा, बट मुझे उसको बुक्स में 1 लाख में रिकॉर्ड करना है। बिकॉज अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं बुक्स में 1.5 लाख रिकॉर्ड करता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है वो 1.5 लाख अगर मैं दिखा रहा हूं, तो 50,000 रुपया मैं प्रॉफिट को बुक्स में अभी से रिकॉर्ड कर ले रहा हूं, जो हुआ नहीं है। हमने क्या कहा, एंटिसिपेट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस बट विदाउट एंटिसिपेट एनी गेन्स। प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैं क्लोजिंग स्टॉक मेरे बुक्स में 1 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा, 1.5 लाख पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा। लेकिन अगर कोई स्टॉक ऐसा है मेरे पास में जिसको मैंने 1 लाख में खरीदा था, बट अब वो ऑब्सोलीट हो गया, आउटडेटेड हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया, आउट ऑफ ट्रेंड हो गया, अब उसको बाजार में बेचने जाऊं तो मुझे 80,000 ही मिलेगा, मतलब प्रोबेबल लॉस है 20,000 का। मुझे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना चाहिए एट 80,000। क्लियर दोस्तों, दैट इज अ प्रूडेंस प्रिंसिपल। डुअल कॉन्सेप्ट या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हर ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट है, डेबिट एंड क्रेडिट। हम लोग क्या है, डेबिट क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं हर ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट होगा, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों मैच करेगा। या रैदर अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपने किया, अगर आपने नाम सुना है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी इक्वल टू ईच अदर। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर पूछा जाए, अकाउंटिंग इक्वेशन कौन से कॉन्सेप्ट के बेस्ड है, डुअल एस्पेक्ट के ऊपर में बेस्ड है। एसेट्स आर इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कोई भी ट्रांजैक्शन उसका इफेक्ट ये इक्वेशन हमेशा मैच करेगा। या तो एक एसेट बढ़ेगा तो एक एसेट कम हो जाएगा। आपने फर्नीचर खरीदा कैश में, टोटल एसेट सेम रहेगा, फर्नीचर बढ़ा, एसेट कम हो गया। मेरे आने वाले वीडियो में जो एमसीक्यूज के ऊपर होने वाला है उसके अंदर ऐसे ही एमसीक्यूज आएंगे, इसलिए इन एग्जांपल्स को नोट कर लेना। क्लियर, अपने फर्नीचर खरीदा कैश में, फर्नीचर बढ़ा, कैश कम हुआ, टोटल एसेट सेम रहेगा, हमारा इक्वेशन भी मैच हो गया। बट अगर आपने फर्नीचर उधार में खरीदा है तो एसेट बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ गया, बिकॉज क्रेडिटर फॉर फर्नीचर बढ़ा। अगर आपने फर्नीचर अपने घर से इंट्रोड्यूस किया है, पर्सनल फर्नीचर बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, एसेट बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा मैच करेगा, कहने का तात्पर्य क्लियर। देयर इज अ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि इनकम हमको बुक्स में तभी रिकॉर्ड करनी चाहिए जब ये सर्टन हो गया है कि वो इनकम रियलाइज हो जाएगी। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का मतलब ये मत समझना कि पैसा आ गया तभी हम रिकॉर्ड करेंगे, पैसे से कोई लिंक नहीं है। इवन इफ अगर आपने उधार में माल बेचा है तो भी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं ना, क्योंकि सेल तो हो गया है ना, इनकम रियलाइज हो जाएगा, अब हो जाएगा, कैश आ जाएगा, बट इनकम तो हो चुका है। एक्चुअल बेसिस याद कीजिए, है ना। तो रियलाइजेशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर सर्टन है तब उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं करना है। इसी के चलते अगर आपको याद हो, आपने जर्नल्स में किया होगा, नहीं तो मेरा चैनल पे वीडियोस जरूर से देख लेना कि रिसीव्ड इन ऑर्डर फॉर सेल ऑफ गुड्स।
अगर किसी पार्टी ने आपको गुड्स के लिए ऑर्डर लिखाया है, ऑर्डर का हम एंट्री पास नहीं करते बुक्स में। क्यों? क्योंकि अभी तक माल बेचा नहीं है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। हम गुड्स जब सेल करेंगे तब उसका एंट्री पास करते हैं। बात समझ में आया? जैसे आप किसी पार्टी को ऑर्डर लिखाते हो, आप गुड्स खरीदना चाहते हो उससे, तो कोई एंट्री पास नहीं होता बुक्स में। बात समझ में आया? एंट्री तो तब पास होगा जब वो पार्टी आपको माल डिलीवर कर देगा, तब आपके बुक्स में परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी पास होगी। फॉर दिस पॉइंट देयर इज अ रियलाइजेशन प्रिंसिपल। कॉस्ट कॉन्सेप्ट लास्ट है, हैव पेशेंस। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हम लोग को फिक्स्ड एसेट, स्पेशली बुक्स में फिक्स्ड एसेट की बात कर रहा हूं, बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब जितना में खरीदे हैं, एंड नॉट एट देयर रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड या मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है फिक्स्ड एसेट्स को बुक्स में रिकॉर्ड करके रखना चाहिए एट देयर कॉस्ट प्राइस। एंड अगर कॉस्ट प्राइस पे नहीं रख रहे हो, कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन, अगर कॉस्ट प्राइस पे नहीं रख रहे हो मतलब आप कॉस्ट कॉन्सेप्ट को वायलेट कर रहे हैं, उसका फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या? तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, एंड फर्दर वीडियोस आपके लिए और लाते रहेंगे। अब आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स तक आपके पास एमसीक्यूज के लाइन से वीडियोस आएंगे। एंड रिमेंबर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस फॉर योर सेम 1। Keep loving, keep supporting, keep motivating. Do subscribe to the channel and like the videos. Thank you.